साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, या इसको शॉर्ट में हम लोग UIC कहते हैं। ठीक है, अब इसको UIC क्यों कहते हैं शॉर्ट में, ये अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह जो आपका टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 2, जिसके तहत है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश इत्यादि, तो इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि चर्चा में क्यों है यह। तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक अरुण कुमार को। यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो रेलवे पुलिस बल होती है, जो रेलवे पुलिस होती है, वो आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आती है, ना कि केंद्र सूची के अंतर्गत। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रेलवे जो है वो केंद्र के अंतर्गत आती है, तो जो रेल पुलिस है वो भी आपकी केंद्र सूची के अंतर्गत आएगी। नहीं, रेलवे पुलिस जो है वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अब अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के बारे में बात करें, जो शॉर्ट में हम लोग UIC कहते हैं। तो UIC, जिसका पूरा नाम है यूनियन इंटरनेशनल देश सीमंस, तो ये जो है पूरा वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका अर्थ अंग्रेजी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है। तो चूंकि यह फ्रेंच वर्ड है, इसलिए इसको शॉर्ट में UIC कहते हैं। तो कहीं पर भी UIC लिखा होगा तो मतलब उसका क्या हो गया, यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है। और यह जो UIC है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ, यह विभिन्न रेलवे प्रणालियों का एक वैश्विक संघ है, और यह रेलवे के अंतर परिचालन तथा समस्त विश्व में रेलवे के लिए समान तकनीकी मानकों अर्थात जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको विकसित करने के साथ साथ रेल कूटनीति तथा रेल डिप्लोमेसी को सशक्त बनाने का कार्य करता है। इसके गठन की बात करें तो इसकी स्थापना, ऐसा गठन जो है 17 अक्टूबर 1922 को होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय याद रखिएगा फ्रांस के राजधानी पेरिस में है। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो भारत सहित 144 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। अब थोड़ा सा इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक स्तर पर रेल परिवहन को बढ़ावा देना तथा गतिशीलता, मोबिलिटी एवं सतत विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग काकरापारा परमाणु संयंत्र द्वारा क्रांतिकता अर्थात क्रिटिकलिटी प्राप्ति के बारे में। तो इसके बारे में आगे बात करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो टॉपिक दिया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन और रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रभाव तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशित रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, इसके अंतर्गत यह टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो अब संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में गुजरात स्थित काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई अर्थात तीसरी यूनिट ने पहली बार क्रांतिकता क्रिटिकलिटी प्राप्त की है। तो सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में। सीधे सीधे फैक्ट पूछ सकता है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। तो इसकी तीसरी यूनिट जो है उसने अभी पहली बार क्रांतिकता क्रिटिकलिटी प्राप्त की है। अब यह क्रिटिकलिटी क्या होती है या क्रांतिकता क्या होती है, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे। इससे पहले हम लोग इससे संबंधित ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित कुछ फैक्टों को देख लेते हैं। तो इस संयंत्र में 220 मेगावाट के पहले दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर, या इंग्लिश में इसको कहें तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो शॉर्ट में हम लोग PHWR कहते हैं। अब आगे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी PHWR का उल्लेख होगा तो उसका मतलब यही हुआ कि दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर या प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो इसका निर्माण, जो पहला इसका यूनिट था, उसका निर्माण 6 मई 1993 को आरंभ किया गया तथा समान क्षमता का, मतलब जितनी क्षमता का पहले वाला था 220 मेगावाट का, तो समान क्षमता की दूसरी इकाई का निर्माण 1 सितंबर 1995 को शुरू किया गया था। यह दोनों इकाइयाँ जो हैं कनेडियन तकनीक पर आधारित हैं। और भारत में वर्तमान में विकसित की जा रही 700 मेगावाट की PHWR की 16 स्वदेशी परियोजनाओं की श्रृंखला में काकरापारा की तीसरी परमाणु संयंत्र इकाई जो है वो विकास क्रम में सबसे
आगे है। वर्तमान में 700 मेगावाट क्षमता युक्त परमाणु रिएक्टर की 4 इकाइयों का निर्माण जो है काकरापारा के यूनिट 3 और यूनिट 4 में तथा रावतभाटा के यूनिट 7 और यूनिट 8 में किया जा रहा है। काकरापारा आपका गुजरात में है और रावतभाटा आपका राजस्थान में है। तथा ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2020 के अंत तक भारत में कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता जो कि आपकी 3,68,690 मेगावाट थी, इसमें परमाणु ऊर्जा का जो योगदान है वो 2% से कम है। तो यह फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, यदि कहीं पे पूछा जाए परीक्षा में, इस पर एक बार प्रश्न बना भी है कि जो भी भारत में उत्पादित ऊर्जा है उसमें परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना है, 1% है, 2% है, 3% है, 4% है, इस तरह से ऑप्शन था। तो याद रखिएगा 2% से कम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह क्रांतिकता या क्रिटिकलिटी क्या होती है। तो किसी परमाणु रिएक्टर द्वारा क्रांतिकता प्राप्त करने का आशय उस अवस्था से होता है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु ईंधन में एक सतत विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया या फिजन चेन रिएक्शन का आरंभ हो जाता है और इसके अंतर्गत प्रत्येक विखंडन में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं और ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, जो अभिक्रिया है उसे कंटिन्यू जारी रखने में हेल्प करते हैं। इन्हीं की वजह से जो रिएक्शन होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। और फैक्ट एक और याद रखिएगा कि जो ये परमाणु संयंत्र होते हैं इसमें ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो फिजन रिएक्शन के द्वारा, मतलब यहाँ पर विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो फिजन में क्या होता है कि एक कोई बड़ा जो परमाणु होता है वो ब्रेक होकर के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में टूट जाता है और इस टूटने की क्रिया में एनर्जी रिलीज होती है। और दूसरा क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है, जिसे संलयन कहते हैं। ये आपका जैसे कि जो तारे होते हैं, जैसे सूर्य है, तो वहाँ पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो फ्यूजन जो रिएक्शन होता है, फ्यूजन चेन रिएक्शन, उसकी वजह से होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके 2 छोटे परमाणु जो हैं वो मिल करके एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिल करके हीलियम का 1 परमाणु बनाते हैं। तो इससे क्या होती है, इससे भी ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे कि जो आपका परमाणु बम होता है वो आपका फिजन रिएक्शन पर काम करता है, जबकि जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो फ्यूजन रिएक्शन पर काम करता है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा क्रांतिकता जो है ये विद्युत उत्पादन की दिशा में पहला चरण होती है। साधारण शब्दों में यदि कहें तो क्रांतिकता अर्थात क्रिटिकलिटी प्राप्त करने पर ऊर्जा संयंत्र जो है वो रिएक्टर की सामान्य परिचालन अर्थात ऑपरेटिंग अवस्था में पहुंच जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि अब संयंत्र जो है विद्युत उत्पादन के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर के कहना यही है कि जो यूनिट 3 है काकरापारा की, अब वो वहाँ से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। अब इस उपलब्धि का महत्व क्या है, तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई भारतीय घरेलू असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये काकरापारा यूनिट 3 भारत की पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई होने के साथ स्वदेशी तकनीक से विकसित सबसे बड़ी दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर PHWR यूनिट भी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर PHWR होता क्या है। तो वह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ये जो हैं वह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होते हैं जिनमें सामान्यतः ईंधन के रूप में गैर समृद्ध प्राकृतिक यूरेनियम, अनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम तथा मंदक एवं शीतलक के रूप में भारी जल क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, जैसे साधारण जल क्या होता है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है ना, यहाँ पर भारी जल क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग D2O से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका ये जो ड्यूटेरियम होता है, ये हाइड्रोजन का ही क्या होता है, एक समस्थानिक होता है। तो इसमें जो दबाव भारी जल रिएक्टर है इसमें मंदक और शीतलक, ठीक है, मॉडरेटर और कूलेंट दोनों का ही कार्य कौन करता है, भारी जल के द्वारा किया जाता है। और एक विशिष्ट दबाव वाले भारी जल रिएक्टर में भारी जल को शीतलक अर्थात कूलेंट के रूप में खौलने की सीमा से कम तापमान तक गर्म होने तक एक निश्चित दबाव के तहत रखा जाता है। तथा यद्यपि भारी जल साधारण जल की तुलना में काफ़ी महंगा होता है, फिर भी यह न्यूट्रॉन उत्पादन प्रक्रिया में आर्थिक रूप से लाभप्रद परिणाम देता है। कुल मिलाकर के ये क्या है, आर्थिक रूप से सुटेबल होता है या लाभप्रद ही होता है। और यह रिएक्टर जो है
यह रिएक्टर को ईंधन संवर्धन सुविधाओं के बगैर परिचालन की अनुमति प्रदान करता है। ये जो सुविधा है PHWR वाली, जिससे भारी जल पर व्यय होने वाली लागत पूंजी में कमी होती है तथा रिएक्टर के लिए वैकल्पिक ईंधन चक्र के कुशल उपयोग हेतु यह सक्षम बनाता है। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग भारत में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो मेन है उनको देख लेते हैं। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, क्योंकि कई बार होता है मिलाने के लिए पूछ लेता है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस प्रदेश में स्थित है। तो कुछ को देख लेते हैं। जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण जो है अमेरिका के सहयोग से किया गया। रावत भाटा राजस्थान में, इसका जो है कैसे निर्माण कनाडा के सहयोग से। कुंडन कुल्लम ये तमिलनाडु में है रूस के सहयोग से। कैगा यह कर्नाटक में है। काकरापारा जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु में दो हैं, एक कुंडन कुल्लम है और दूसरा कलपक्कम है। और नरोरा कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कुछ फैक्ट और याद रखिएगा कि डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ होती है। तो इस प्रकार से पूछा जाए कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 10 अगस्त 1948। दूसरा फैक्ट यह क्या याद रखना है कि कहा जाए कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर होमी जे भाभा जी थे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। तो आयोग 1948 में और परमाणु ऊर्जा विभाग जो है अगस्त 1954 में स्थापित किया जाता है। और परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो परमाणु ऊर्जा विभाग है वो किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये सीधे प्रधानमंत्री अर्थात PMO के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट और देखिएगा कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जो है 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में, और ये दुर्घटना कहाँ हुई थी, फ्रांस में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मोंट ब्लांक, यहाँ पर हुई थी। अब हमने इनकी मृत्यु की चर्चा इसलिए भी की क्योंकि अभी हाल ही में मोंट ब्लांक जो है यह चर्चा में आता है। चर्चा में क्यों आया था कि मोंट ब्लांक में स्थित एक ग्लेशियर है जो कि अभी कुछ समय पहले पिघला है। तो पिघलने से यहाँ पर जो विमान दुर्घटना हुई थी तो उसका जो मलबा है वो फिर से दिखाई पड़ने लगा है। और उस मलबे में कई सारी चीज़ें, जैसे कि उस समय का पेपर जिसमें इंदिरा गांधी की जीत के बारे में लिखा गया है। तो इस वजह से यह जो मोंट ब्लांक है यह चर्चा में आया था। और मोंट ब्लांक के बारे में याद रखिएगा कि जो यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रेणी है, आल्प्स पर्वत श्रेणी का हिस्सा ही यह मोंट ब्लांक है। और ये भी कह सकते हैं कि जो मोंट ब्लांक है ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियों में चोटी है, ठीक है। और यह आपका फ्रांस और इटली के सीमा के पास में स्थित है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली का सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण भी किया गया है, सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया है उसके संदर्भ में। तो यह जो आपका टॉपिक है यह आपके GS के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो टॉपिक दिया गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 27 जून से लेकर के 10 जुलाई के बीच दिल्ली में किए गए सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण के परिणाम घोषित किए गए हैं। इसके तहत प्रयोगशाला मानकों के अनुसार 21,387 नमूने एकत्र किए गए और फिर उनका परीक्षण किया गया। और इन परीक्षणों से आम नागरिकों में एंटीबॉडी की उपस्थिति की पहचान करने में मदद मिली है। और यह अध्ययन जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या इंग्लिश में कहें तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC द्वारा एक अत्यंत शुद्ध बहुस्तरीय नमूना अध्ययन डिजाइन के बाद किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि ये सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण होता क्या है। तो सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण में व्यक्तियों में वायरस का प्रतिरोध करने वाली विशिष्ट एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता लगाकर आबादी में बीमारी की व्यापकता का आकलन किया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ फैक्ट याद रखिएगा कि इसके माध्यम से जो सक्रिय वायरस है उसके बारे में नहीं पता चलता,
जिससे व्यक्ति पीड़ित हो चुका है और फिर से रिकवर हो चुका है, उसके बारे में इससे पता चलता है। इस सर्वेक्षण में, ये जो सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण में आईजीजी इसका मतलब है, इसका पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। एलिसा टेस्ट, एलिसा का टेस्ट का पूरा नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, इसका उपयोग किया गया है। और ये आईजीजी एलिसा टेस्ट से सार्स-कोव-2 मतलब नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ फैक्ट याद रखिएगा, ये जो आईजीजी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यह एक प्रकार का एंटीबॉडी है जो संक्रमण होने के लगभग 2 सप्ताह में कोविड-19 रोगियों में विकसित होता है और ठीक होने के बाद भी रक्त में मौजूद रहता है। और जो एलिसा टेस्ट है, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, यह एक परीक्षण होता है जो रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाता है और उनकी माप करता है, तथा एलिसा का प्रयोग सामान्य तौर पर HIV एड्स संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है और उन जगहों पर प्रयोग किया जाएगा, उन रोगों में जहां पे एंटीबॉडी को काउंट करना हो या एंटीबॉडी को चेक करना हो। अब इसमें आगे देखते हैं, तो ये जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी एलिसा टेस्ट है, यह विशुद्ध रूप से तीव्र संक्रमण का पता लगाने के लिए उपयोगी नहीं होता। तीव्र संक्रमण मतलब जो सक्रिय संक्रमण है उसका पता लगाने के लिए उपयोगी नहीं होती, परंतु यह अतीत में हुए संक्रमण के चरणों के बारे में संकेत प्रदान करता है, मतलब जिससे व्यक्ति रिकवर हो चुका है। मतलब यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हुआ और फिर से वह सही हो गया, तो उसके बारे में इससे पता चल जाएगा। इस परीक्षण को ICMR द्वारा इसकी उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता के लिए अनुमोदित अप्रूव्ड किया गया है। अब ये सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण के लाभ क्या हैं? तो चूंकि पूरी आबादी में सभी का परीक्षण कर पाना जो है वो संभव नहीं है, अतः समुदाय में फैली हुई बीमारी का अनुमान लगाने हेतु सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण का उपयोग उपकरण के रूप में किया जाता है। इससे पता चलता है कि किसी कम्युनिटी में कोई जो बीमारी है वो किस लेवल तक फैली है या कितने लोग उससे संक्रमित हुए हैं। अब इस सर्वेक्षण के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उसको भी देख लेते हैं। तो सर्वेक्षण में सम्मिलित 22.86% व्यक्तियों में आईजीजी एंटीबॉडी विकसित हो चुका है। इसका अर्थ है कि 22.86% व्यक्ति जो हैं यहाँ दिल्ली के, ये व्यक्ति नोवल कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके हैं, अब ये रिकवर हो चुके हैं। इसके लिए चूँकि अभी भी काफ़ी बड़ी आबादी इससे बच गई है, तो इसके लिए बीमारी का पता लगते ही लॉकडाउन लागू करना, रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करना और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने सहित कई निगरानी उपायों जैसे सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय प्रयासों को श्रेय दिया जा सकता है। अब आगे की राह क्या है? तो सरकार ने कहा है कि ये जो परिणाम आए हैं बताते हैं कि जनसंख्या का एक अहम हिस्सा अभी भी संक्रमण की संभावना के लिहाज से आसान लक्ष्य है। जो लोग अभी संक्रमित नहीं हुए तो उनके संक्रमित होने की पूरी संभावना है। इसलिए रोकथाम के उपायों को उसी कड़ाई के साथ जारी रखने की आवश्यकता है जिस कड़ाई के साथ अभी तक चल रहा था। इसमें एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, फेस मास्क कवर का उपयोग, हाथों की साफ सफाई, खांसी करने के संबंध में शिष्टाचार का पालन और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना आदि जैसे गैर चिकित्सीय उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं परिचालन मार्ग या ऑपरेशन रूट्स के संदर्भ में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारत सरकार ने पोत परिवहन मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में, ये आपका अरबियन जो सी है उधर वाले इलाके में पड़ेगा, तो दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में व्यापारिक जहाज़ों और मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के परिचालन मार्गों ऑपरेशन रूट को अलग कर दिया है। मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों के रूट अलग अलग होंगे, व्यापारिक जहाज मार्गों का रूट अलग होगा और मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का रूट अलग होगा, दोनों एक दूसरे के रूट पर नहीं जाएंगे। पोत परिवहन मंत्रालय ने सुरक्षा एवं नेविगेशन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है और इस नए मार्गों संबंधित नियम जो है वो 1 अगस्त 2020 से लागू होंगे। तो ये डेट याद रखिएगा कि ये नए नियम कब से लागू होंगे, तो 1 अगस्त 2020 से लागू होंगे। और भारत सरकार का यह निर्णय
जहाज़ों के टकराव की घटनाओं को भी कम करेगा और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ समुद्री यातायात के आसान परिचालन को भी सुनिश्चित करेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार भारतीय समुद्र क्षेत्र में आसान नेविगेशन सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि देश के दक्षिण पश्चिमी तट पर अरब सागर से होकर कई व्यापारिक जहाज गुजरते हैं और उसी क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले जहाज भी परिचालन करते हैं। और यह क्षेत्र जो है व्यस्त मार्गों के अंतर्गत आता है या व्यस्त मार्गों में से एक है जो व्यापारिक जहाज़ों और मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के टकराने से दुर्घटनाओं का कारण बनता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मनोदर्पण के बारे में। तो देख लेते हैं मनोदर्पण क्या है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कोविड-19 के मद्देनज़र छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की मनोदर्पण पहल को शुरू की है। तो याद रखिएगा, मनोदर्पण पहल किसकी है, किस मंत्रालय की? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है। और किससे संबंधित है? छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को मनोसामाजिक सहायता प्रोवाइड करने से संबंधित है। कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। गौरतलब है कि मानव पूंजी को सशक्त बनाने या सशक्त करने एवं उसकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक भाग के रूप में मनोदर्पण पहल या इनिशिएटिव को आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही प्रारंभ किया गया है। और यह पहल या इनिशिएटिव जो है यह छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मानसिक सामाजिक सहायता प्रदान करेगी और मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से संबंधित उनके मुद्दों को संबोधित करेगी। आगे चलते हैं, आगे कुछ अन्य छोटे छोटे करंट अफेयर को देख लेते हैं। जैसे कि डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई। अब ये वृद्धि कहाँ की गई है? तो सीधे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की आयु में वृद्धि की है? तो यह काम जो है उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। तो उड़ीसा राज्य में श्रम तथा राज्य कर्मचारी बीमा विभाग के अंतर्गत आने वाले एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों तथा उड़ीसा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज कैडर के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष की जा रही है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। यह प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। अब 23 जुलाई क्यों चुना गया? तो इस दिन अर्थात 23 जुलाई 1927 में या इस दिन को मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। तो इसीलिए इस दिन को महत्ता देने के लिए इसी दिन को चुना गया है। और सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण अपने हाथों में ले लिया और इसका नाम बदल करके भारतीय राज्य प्रसारण सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया। यह शुरुआत में प्रायोगिक आधार पर किया गया था, अर्थात पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। लेकिन बाद में 1932 में इसका नियंत्रण सदैव के लिए भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, सरकार ने अपने हाथों में ले लिया तथा भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो AIR में तब्दील हो गया। मतलब इसका जो नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। वर्तमान में AIR जो है ऑल इंडिया रेडियो, इसको दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है। और इसका ध्येय वाक्य जो मोटो है उसको याद रखिएगा, यह है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि यह मोटो या ध्येय वाक्य किसका है, तो याद रखिएगा यह ऑल इंडिया रेडियो का है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्व शतरंज दिवस की। तो विश्व शतरंज दिवस जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। और यह दिन जो है 1924 में, अर्थात 20 जुलाई 1924 में पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन IFIDE की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका पेरिस में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 20 जुलाई 1924 को। आगे देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर
अमला शंकर का निधन हो गया, और अमला शंकर जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित थी। इसके अलावा महान जैज गायिका एनी रॉस का अभी हाल ही में निधन हो गया, और ये इंग्लैंड से संबंधित थी, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तथा अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। तो पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में सोनू सूद द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो प्रवासी रोजगार ऐप किया गया। तो इसका नाम बदल सकता है प्रवासी सहायता ऐप, या इस तरह से कुछ करके पूछ सकता है आपसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।